जिन्होंने जीता पहाड़, देखो उनका हाल। अकड़धामी जिंदाबाद। रैट माइनर्स हीरो, जिंदगी में हीरो या जीरो? दीदी को चैलेंज, सीएए को रोक सको तो रोक लो। स्वागत করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি তার সঙ্গে ভারত মাতা কে মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। 2023 खत्म, अब 2024 का रंग। सलमान को धमकी लॉरेंस ने फिर क्यों दी? और अब वक्त है आज की बड़ी खबरों की डिटेल्स पड़ताल का। और सबसे पहले बात हम करेंगे आज बुलेटिन में 17 दिन तक पहाड़ पर लड़ी गई उस जिंदगी की जंग की जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि देश के वीरों की बाजुओं में कितनी ताकत है। ये पहाड़ का सीना चीर सकते हैं और अपने भाइयों को सुरक्षित निकाल सकते हैं। लेकिन इस बड़े मिशन के हीरो की हकीकत आपको हैरान कर दी। दूसरी खबर में बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां 2024 चुनाव की तपिश तेज होने लगी है क्योंकि यहां अमित शाह की गर्जना ने एक बार फिर ममता दीदी को चुनौती दी है। तीसरी खबर में इसी के साथ हम बात करेंगे तेलंगाना की सियासी लड़ाई की, क्योंकि देखिए कल चुनाव है और आज सियासी तापमान जो है वो अपने चरम पर है। क्या तेलंगाना की जंग में धर्म एक बड़ा फैक्टर बनेगा, यही समझने की कोशिश करेंगे। चौथी और आखिरी खबर आज की होगी बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान की, जो बार बार धमकियों से परेशान है। देखिए एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से सोशल मीडिया पर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। और इन तमाम खबरों पर बात करने के लिए मेरे कई सहयोगी आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं। देश की 4 बड़ी खबरें हैं और इन पर लगातार इनकी नजर है। जल्दी से बात कर लेते हैं क्या क्या आज हमें बताने वाले हैं। दीपक, आप क्या जानकारी देंगे जल्दी से एक लाइन में? मैं ये बताऊंगा कि रैट माइनर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़े हीरो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के, उनकी जिंदगी कैसे चलती है और कितनी कठिनाइयों से अपनी वो जिंदगी को गुजार बसार रहे हैं। ठीक है, रैट होल माइनर्स की यहां पर बात होगी। दीपक से हम बात करेंगे तेलंगाना के रण पर। अब क्या जानकारी आशीष आपके पास है? जी देखिए, कल महत्वपूर्ण वोटिंग होनी है, 3 दिसंबर को काउंटिंग होनी है। उससे पहले जो भी चहल पहल है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है तेलंगाना में, चाहे वोटिंग प्रक्रिया को लेकर और कैसे राजनीतिक दल अलग अलग अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने समर्थकों को वोट तक, बूथ तक लाने के लिए, उस पर हम बात करेंगे। आप रहिए आशीष, पूरी खबर विस्तार से आगे आपसे समझेंगे। नीरज, आप भी जल्दी से बता दीजिए क्या खबर आपके पिटारे में? रुमाना, मैं आज अब बताऊंगा कि बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की क्या रणनीति है, कैसे वो लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टियों को चुनौती देने वाले हैं। ठीक है नीरज, मैं शिरीन स्टूडियो से बात कर रही हूँ। ठीक है, आपके पास आऊंगी फिर से। मृत्युंजय, आप भी बताइए क्या खबर आपके पास? बिल्कुल, सलमान खान को कौन दे रहा है बार बार धमकी और क्यों सलमान खान को धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस कोई खास एक्शन नहीं ले पा रही है और जेल से लॉरेंस बिश्नोई कैसे बार बार सलमान को धमकी देता है, ये पूरी खबर मैं बताऊं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है और पूरी जानकारी आपसे मृत्युंजय हम लेंगे। तो सभी हमारे सहयोगी बने हुए हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले पहली बड़ी खबर कौन सी है और उस पर क्या जानकारी? देखिए 41 जान के रेस्क्यू पर यह बड़ी खबर है। सभी लोगों को ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। चिन्यालीसौड़ से ऋषिकेश भेजे गए हैं सभी और अब ऋषिकेश एम्स में इनकी देखभाल होगी। डॉक्टर्स की निगरानी में इन्हें रखा जाएगा। तो चिनूक हेलीकॉप्टर जिसे पहले से ही तैनात कर दिया गया था चिन्यालीसौड़ में, वहां से अब चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए सभी को एयरलिफ्ट किया गया और ऋषिकेश भेजा गया है। एम्स में देखभाल होगी। इस पर अभी ताजा अपडेट हमारे पास क्या है, दीपक का रुख करते हैं जानने के लिए। दीपक बताइए क्या अपडेट? शिरीन, 41 लोगों को जैसा आपने बताया कि ऋषिकेश ले जाया गया है, वहां पर उन एम्स में उनका इलाज किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी, जो फर्दर जांच की जानी थी और जो ऑब्जर्वेशन में रखना था वहां पर रखा जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज इगास बग्वाल, जो कि एक बड़ा त्यौहार है उत्तराखंड में, हालांकि वो बीत चुका है, लेकिन जो पुष्कर धामी है मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि जब तक 41 लोग अंदर थे तो हम ये त्यौहार नहीं मना सकते थे, लेकिन अब जब ये बाहर आए हैं, एक दिवाली की तरह उत्सव मनाया जा रहा है, तो आज उन्होंने अपने सरकारी निवास पर इगास बग्वाल बुलाया है। उसमें जो ये
41 मजदूर हैं उनके परिजनों को भी बुलाया जाएगा, यानी कि उनका सम्मान भी किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर। ठीक है दीपक, एक छोटी सी जानकारी और चाहेंगे कि क्या इन 41 मजदूरों को सिर्फ एहतियातन देखभाल के लिए डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाएगा या किसी तरह की कोई ऐसी खबर, कोई दिक्कत? शिरीन, अभी तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आराम से बातचीत कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज फिर उनसे मुलाकात की थी, उनको चेक बांटे थे, 1-1 लाख रुपए का जो मुआवजे की बात कही गई थी वो सौंपे गए। सभी ने बहुत अच्छे से बात की, उनके घर वाले, उनके परिजन भी उनके साथ रहे। उन्होंने घर पर अपने फ़ोन पर बातचीत भी की है, मीडिया से भी बातचीत करने की कोशिश की गई उनकी तरफ से फ़ोन के जरिए। तो सब लोग ठीक लग रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है दीपक, आप रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बात होगी। लेकिन जिस तरह से ये ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, 17 दिनों के बाद सभी 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए, आपको अब कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझिएगा कि कल से लेकर अब तक पूरा घटनाक्रम आखिर क्या रहा। सभी 41 लोगों को ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट किया गया, बताया आपको दीपक ने, यहां उनकी देखभाल की जा रही है। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चिन्यालीसौड़ अस्पताल पहुंचकर सभी का हाल जाना था, उनसे मिले थे और सभी श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। वहीं पीएम मोदी ने भी श्रमिकों से बात की, उनका हालचाल जाना। 28 नवंबर यानी कि कल 41 जिंदगियों को सकुशल रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद रैट माइनर्स की टीम ने खुशियां मनाई। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने भी टनल से सभी मजदूरों को बाहर निकालने के बाद वहां केक काटा, क्योंकि माहौल जश्न का था, क्योंकि एक चुनौती थी जिसे पूरा कर लिया गया। और एबीपी न्यूज वो पहला न्यूज चैनल है जो सुरंग के अंदर पहुंचा है, जहां पर 41 जिंदगियां 17 दिन तक फंसी रही। अब आप जरा इस सुरंग को देखिए, ये पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये वो टनल है जिसका मुंह खोलने का काम रेड माइनर्स कर रहे थे। इसी सुरंग के भीतर ये पूरा युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला वो चलाया गया। और अंदर की तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जहां जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई और रेड माइनर्स के जो हीरो थे उन्होंने लड़ी, क्योंकि वही एक हीरो बनकर यहां पर उभरे और उन्होंने ही इसमें घुसकर और अपने छोटे छोटे औजारों और हाथ से खुदाई कर उन मजदूरों को बाहर निकाला। देश इन रैट माइनर्स को हीरो कह रहा है और उनके हौसलों की तारीफ भी कर रहा है, लेकिन इन हीरो की जिंदगी कैसी है ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको इनके बारे में बताते हैं। रेस्क्यू के हीरो की हकीकत जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। रैट माइनर्स का ग्रुप छोटा होता है, संख्या कम होती है, एक दूसरे की मदद से काम में ये पारंगत होते हैं, गरीब श्रमिक होते हैं ये। इसके अलावा यहां पर आपको बताऊं कि काम के बदले कम मजदूरी इन्हें मिलती है। खनिज भंडार की खुदाई में ये एक्सपर्ट माने जाते हैं। खनन माफिया करते हैं रैट माइनर्स का इस्तेमाल, यानी कि जो खनन माफिया है वो इनका इस्तेमाल करते हैं। कोयला खदान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, कई बार हादसे का भी शिकार हो जाते हैं क्योंकि जोखिम भरा काम है। खदानों से निकली गैस से इनकी जान तक चली जाती है। खनन काम के बावजूद मुश्किल से इनकी कमाई हो पाती है, यानी कि रोजगार इनके लिए कितना मुश्किल है। दलाल व्यापारी क्योंकि पैसा हड़प लेते हैं और इनके पास कुछ भी नहीं आता। भले ही रैट माइनर्स उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू के हीरो हैं, लेकिन इन पर पाबंदी भी लगाई गई है। क्यों और कैसे, जरा वो भी आप जान लीजिए कि आखिर इन्हें अवैध क्यों कहा जाता है, ये अवैध क्यों है, इन पर पाबंदी क्यों है, कहां रैट माइनर्स पर रोक है। मेघालय में इस पर रोक है। किसने लगाई थी? एनजीटी ने इन पर रोक लगाई थी। कब लगाई रोक? 2014 में इन पर रोक लगाई गई थी अवैध कोयला खनन के कारण, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अवैध खनन में इनका इस्तेमाल माफिया जो है, भूमाफिया, वो करते हैं। तो ऐसे में एनजीटी ने मेघालय में 2014 में इन पर रोक लगा दी थी। लेकिन यही कैसे एक तरह से देखिए वहां पर उन फंसे हुए मजदूरों के लिए भगवान से कम नहीं थे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, बहुत दिलचस्प है दीपक, कि जिन पर रोक लगाई गई, एनजीटी ने जिन पर पाबंदी लगाई, 17 दिनों से फंसे हुए मजदूरों के लिए वही सबसे कारगर साबित हुए। जी बिल्कुल, जिन पर रोक लगाई उनकी बात ही ना हो, बल्कि जिनको लोग पूछते भी नहीं हैं, जिनसे लोग ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते हैं। और जैसा आपने बताया कि इनका मेहनताना बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है और जिस तरह की ज़िंदगी ये जी रहे हैं उसमें ज़िंदगी जाने का खतरा सबसे ज़्यादा बना रहता है। एक छोटी सी जगह पर जाना और वहाँ पर खोदना, खुदाई करना और उसके बाद लोगों को बाहर निकालना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है शिरीन। और एक अच्छी बात, जब मैं इनका इंटरव्यू कर रहा था तो उसमें से मुन्ना एक हैं रैट माइनर, उन्होंने एक बात कही कि जब उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया और दूसरी तरफ जो 41 लोग फंसे
फंसे हुए थे, उन्होंने पहली बार किसी बाहर के इंसान को देखा तो उनके मन में किस प्रकार की खुशी रही वो बता नहीं पा रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक शब्द उसको कहा कि वो उनके लिए भगवान बनकर आया है। इसको गले लगा दिया सबने, सब रोने लगे और उनके पास एक चॉकलेट थी, वो चॉकलेट उन्होंने उसको थमाई और कहा कि हमारे पास आपको देने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं है, आप हमारे लिए भगवान हैं, आप यहाँ आ गए, हमारे लिए अब ये बड़ी राहत की बात है और हम जल्द बाहर आ जाएंगे। तो बहुत मामूली सी जिंदगी जीने वाले लोग आज भगवान का दर्जा उनको दिया जा रहा है। तो इससे आप समझ सकती हैं शिरीन कि किस हद तक कितना बड़ा काम उन्होंने किया, पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। और सबसे बड़े हीरो अगर किसी को कहा जाना चाहिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन का तो इन्हीं 12 लोगों को कहा जाना चाहिए जिन्हें यूपी से बुलाया गया था, दिल्ली से बुलाया गया था, एमपी से बुलाया गया था। शिरीन, बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत भावुकता भरी आपने ये जो इंटरेस्टिंग वहां से स्टोरी बताई कि कैसे उनके लिए तो ये भगवान ही थे ना, क्योंकि 17 दिन से फंसे हुए थे, कोई निकाल के अगर बाहर लाया तो वो हमारे रेड होल माइनर्स थे। ठीक है, आप रहिए दीपक, लेकिन अब कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा, रेड होल माइनिंग आखिर क्या होती है? तो ये भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि रेड होल माइनिंग क्या है। आप समझिए इसे, जिन्होंने जीता पहाड़ उनका हाल तो हमने आपको बताया, लेकिन आखिर ये काम है क्या, ये किस तरीके से काम करता है, कहां पर होता है, कहां ज्यादा प्रचलित है, आपको बताते हैं। देखिए, मेघालय में ये बहुत प्रचलित है। संकरी खदान से कोयला निकाला जाता है। इसके अलावा ऐसा गड्ढा जिसमें सिर्फ एक आदमी की जगह होती है, वहां अंदर जाना उसके अलावा मुमकिन नहीं है। चूहे के बिल जैसा हॉरिजॉन्टल सुरंग और इस तरीके से कुछ ये काम किया जाता है। रैट यानी चूहा और रैट होल माइनिंग इसी को कहा जाता है। मेघालय में काफी किया जाता है ये। अब हीरो की जिंदगी दांव पर क्यों लगी रहती है, जोखिम क्यों है, आप समझिए जरा। 2018 में 15 मौतें हो चुकी हैं। मेघालय में कोयला खदान में बाढ़ आ गई थी और यहां पर 15 लोगों की जिंदगी चली गई थी। 2021 की बात करें तो 6 लोगों की मौत हुई थी। मेघालय ईस्ट जयंतिया हिल खदान में यह हादसा हुआ था जिनमें 6 लोगों की जान चली गई थी। 2011 से 2019 तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि जोखिम भरा काम है। सिर्फ उतनी ही जगह होती है कि कोई एक आदमी उसके अंदर जा सके और इसी को लेकर देखिए आप और हम समझ सकते हैं कि इनकी जिंदगी हमेशा जो है वो दांव पर लगी रहती है। मेहनताना भी उतना नहीं मिलता है, इसीलिए इस पर सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बात अब करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी को अमित शाह ने ललकारा है। बंगाल में बीजेपी लाकर रहेगी सीएए। अमित शाह ने कहा कि सीएए लागू करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। 2024-2026 में वोटों से बदला लेने की भी चुनौती दी। और आज बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, जिस दौरान उन्होंने एक तरीके से चैलेंज देते हुए कहा कि सीएए लागू करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। बंगाल आज बम धमाकों से गूंज रहा है मित्रों, बम धमाकों से गूंज रहा है। अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। और यहां क्या हुआ? 212 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। एक कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी सभी लोग इकट्ठा होकर राम मंदिर को रोक कर रखे थे। मोदी जी ने 2019 में इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। 26 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। और देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, 24 की भी बात कर ली और 26 भी साध लिया। मतलब इस चैलेंज का मतलब ये समझा जाए क्या कि चुनाव में एक तरीके से बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में उनके लिए? बिल्कुल मुद्दा बड़ा है सिरीन। दरअसल ये धर्मतल्ला, जहां मैं खड़ा हूं, ये धर्मतल्ला है और ठीक यहां से 500 मीटर मेरे लेफ्ट में वहां पे अमित शाह ने ये रैली संबोधित की। धर्मतल्ला वो जगह मानी जाती है, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बड़ी रैली करता है तो वो मानता है कि इसकी जो गूंज है वो पूरे राज्य के कोने कोने हर जिले में जाएगी। 2014 में भी जब भाजपा के अध्यक्ष बने थे अमित शाह, तब उन्होंने यहाँ पे आकर रैली की थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता रहा। 2021 में उन्होंने 77 विधानसभा की सीटें जीती
2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से 18 सीटें उन्होंने जीती। इस बार भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वो यहाँ से कम 35 सीटें जीतेंगे। अब देखिए सीटें कितनी जीतेंगे वो बात का विषय है, लेकिन अमित शाह ने अपना पूरा खाका, अपनी पूरी योजना पश्चिम बंगाल पर केंद्रित कर दी है और उनका मानना है कि पश्चिम बंगाल इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका सहयोग करेगा और निश्चित रूप में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बनेंगे तो उसमें बंगाल का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो बंगाल की लड़ाई उन्होंने छेड़ दी है, अब देखना यह है कि रिजल्ट क्या होता है। बिल्कुल नीरज, लेकिन इस मैसेज को लेकर और इस कॉन्फिडेंस को लेकर आखिर जमीन कितनी नजर आ रही है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी, आप हमारे साथ रहिएगा। देखिए पश्चिम बंगाल में शाह बड़ा संदेश दे रहे हैं, किस तरीके से आप जरा समझिए। कहां रैली? धर्मतल्ला, कोलकाता के धर्मतल्ला में, जहां 2024 के लिए तैयार रहो ये मैसेज दिया है। रैली का नाम प्रतिवाद सभा। क्या तैयारी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की? भ्रष्टाचार और घोटाला एक बड़ा मुद्दा, निशाने पर कौन है? जाहिर है टीएमसी है। और लक्ष्य क्या है? कुल 42 में से 35+ सीटें, ये लक्ष्य है बीजेपी का। चुनौती पार्टी में एकजुटता, ये एक बड़ी चुनौती है और उसी को धर्मतल्ला से साधने की कोशिश एक तरीके से की गई। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है। 23 सीटें, जिसमें कुल 42 सीटें हैं यहां पर पश्चिम बंगाल में। और अगर बात करें टीएमसी 23 सीटें, बीजेपी 17 सीटें और कांग्रेस यहां पर महज 2 सीटें हैं। तो 42 में से 23 सीटें यहां पर टीएमसी के पास है, लेकिन 17 सीटों से अब इसे जो बढ़ाने की बात यहां पर बीजेपी कर रही है, जो कॉन्फिडेंस दिखा रही है, उसका आधार क्या है? नीरज जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। दरअसल भारतीय जनता पार्टी फाइटिंग स्पिरिट्स के लिए जानी जाती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में आप देखें तो 77 सीटों के साथ वो नंबर 2 की पोजीशन पर आए। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में यहाँ पे 18 सीटें जीते, बाद में बाबुल सुप्रियो शामिल हो गए, वहाँ इस्तीफा दिया और वो खाते में चली गई टीएमसी के। तो 17 सीटें अभी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों का पैटर्न अलग होता है। लोकसभा में लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, ये अलग बात है कि विधानसभा में भले उस राज्य की पार्टी पर भरोसा जताए, और ऐसा कई जगहों पे देखा गया है। आप गुजरात देख लीजिए, आप राजस्थान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन ठीक थोड़े दिन बाद वहां पर चुनाव हुआ और वहां भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटें स्वीप की। तो भारतीय जनता पार्टी का आकलन ये है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उनको प्रधानमंत्री बनना नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर के दम पर और नरेंद्र मोदी के चेहरे के दम पर यहाँ पर एक बड़ी जीत सकती है। भाजपा की ये योजना है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये रणनीति कितनी कारगर होगी ये भी देखना होगा। तेलंगाना की 119 सीटों के लिए वोटिंग कल होनी है और मतदान से पहले सियासी तापमान जो है वो काफी बढ़ा हुआ है। बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग जो है वो तेज होती दिखाई दे रही है। मुस्लिम वोट पर ओवैसी कांग्रेस की नजर साफ बनी हुई है। तो कल मतदान, लेकिन उससे पहले सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। 2023 का जो चुनाव है, कल पोलिंग है और कल की पोलिंग में जिस डब्बे में खुलेगा डब्बा 3 तारीख के दिन सिर्फ बीजेपी और कमल ही खिलेगा। जब मुसलमानों की डेवलपमेंट की बात आती है तो आपका नेशनलिज्म खत्म हो जाता। सब कम्युनिटीज अगर मजबूत होंगी तो हमारा देश मजबूत होगा ना। हमने तो पूरी कोशिश की, अब कल इंशाल्लाह वोटिंग होगी और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और आशीष हमारे सहयोगी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, मतदान कल है लेकिन सियासी गर्मी जो है वो साफ दिखाई दे रही है, सभी की जुबान पर अपने अपनी जीत के दावे। जाहिर तौर पर शिरीन काफ़ी हाई स्टेक पॉलिटिकल बैटल है, काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है तेलंगाना के राजनीति में। इसको इसलिए तेलंगाना की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि 2014 और 2018 केसीआर ने तेलंगाना सेंटिमेंट के ऊपर ये तेलंगाना का चुनाव लड़ा, सत्ता में आए, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पार्टी का नाम टीआरएस से बीआरएस कर दिया और ये बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति का पहला चुनाव है। पहला फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर अगर हम मुसलमानों की बात करें, माइनॉरिटी वोट बैंक की बात करें तो करीब 13% उनकी वोट है। 30 से 40 सीट ऐसी हैं जहां पर उनका प्रभाव है। लेकिन खास बात यह कि जहां बीआरएस ने मात्र 2 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, 2 को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने 6 को दिया है। असदुद्दीन ओवैसी 9 पर कंटेस्ट कर रहे हैं, 8 पर मुस्लिम कैंडिडेट है, 1 पर हिंदू कैंडिडेट है। तो जाहिर तौर पे वोट सबको चाहिए, लेकिन टिकट देने की बात है तो चाहे सत्ता पक्ष में बीआरएस हो या विपक्ष में कांग्रेस हो, उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतनी तरजीह नहीं दी है। बीजेपी जाहिर तौर पर यहाँ पर उनके लिए मुद्दा क्या,
मुद्दा है उनके लिए 4% का जो मुस्लिम आरक्षण है उसको खत्म करना, निज़ाम शासन में जो कथित तौर पे जो एट्रोसिटीज़ हुई है खास कम्युनिटी के खिलाफ उस पर एक्शन लेना। तो जाहिर तौर पे बड़ी गर्माहट है चुनावी माहौल में। कल वोट होगा, 3 तारीख को रिजल्ट, और जनता ही फैसला करेगी कौन सत्ता पर काबिज होगा। बिल्कुल। और देखिए कई फैक्टर्स आपने गिना दिए, लेकिन इनमें जो मुस्लिम फैक्टर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है तेलंगाना में, आखिर इसकी अहमियत क्या है, ये जरा अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि ये तेलंगाना का मुस्लिम फैक्टर आखिर है क्या। समझिए आप इसको ऐसे, कुल आबादी देखिए कितनी है, 54 लाख। ये 2023 में एक अनुमानित जो आबादी है तेलंगाना की वो 54 लाख मुस्लिम आबादी। मुस्लिम परिवार कितने हैं, ये कुल आबादी है, माफ कीजिएगा 54 लाख कुल आबादी, जिसमें मुस्लिम परिवारों की जो संख्या 17 लाख है। तेलंगाना की आबादी में 13% सीधे सीधे ये है। अब 199 सीटों में 45 पर इसका सीधे सीधे असर होता है। मुस्लिम विधायक कितने हैं, उनकी संख्या है 7। अब मुस्लिम प्रत्याशी, कांग्रेस में इन प्रत्याशियों की संख्या 6 है, बीआरएस में 3 है और बीजेपी प्लस में कोई भी कैंडिडेट मुस्लिम नहीं है। तो ये तेलंगाना का पूरा जो एक मुस्लिम फैक्टर है, ये सियासी समीकरण आप समझिए, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करेंगे AIMIM की, तेलंगाना में इसका असर कितना है। देखिए 2023 में 9 सीटें जीत, वोट परसेंटेज, हालांकि यहां पर जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं 2018 में 8 सीटें 7 जीती थी, 202.71 वोट परसेंटेज यहां पर था। अब 2014 की बात करें तो 35 सीटें जिसमें से 7 जीती थी और 1.52% वोट परसेंटेज रहा। 2009 में 8 जिसमें से सीट जो है वो 7 जीती थी, 0.83% जो है वो यहां पर वोट परसेंटेज था। 2004 की अगर हम यहां पर बात करें तो 7 पर चुनाव लड़ा, 4 जीती और 1.05 का वोट परसेंटेज था। और 1999 में 5 सीटों में से 4 जीती, 1.08% वोट प्रतिशत था। तो ये यहां पर आप इसे समझ सकते हैं कि AIMIM का असर तेलंगाना में कितना है। लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है। आपके मुताबिक कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा प्रभावी वहां पर इस बार नजर आ रहा है? जी जाहिर तौर पर जैसे शरीन आपने बताया और जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी है, बताई है हमारे दर्शकों को, वो बताता है मुस्लिम फैक्टर 13% एक बहुत महत्वपूर्ण मुस्लिम वोट शेयर है जिस पर बीआरएस का कब्जा रहा है। बीआरएस को एक मुश्त 2018 के चुनाव में मुस्लिम तबके की तरफ से वोटिंग की गई। खासतौर पर अगर हम बात करें हैदराबाद के बाहर के ज़िलों में जहाँ पर MIM प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पर चुनाव MIM नहीं लड़ती है। MIM हैदराबाद के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 7 सीटों पर चुनाव लड़ती है। इस बार वो 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये 9 सीटें भी हैदराबाद के अंदर ही हैं। हैदराबाद के बाहर हमेशा से ये जो मुस्लिम तबका है वो बीआरएस को वोट करता रहा। 2014 और 2018 में खास तौर पे इन्होंने एक मुश्त वोट किया बीआरएस के लिए। इस बार असदुद्दीन ओवैसी बीआरएस के पक्ष में कम से कम 3 सीट ऐसी हैं जहां पर जाकर उन्होंने बीआरएस के पक्ष में मुस्लिम तबके को मतदान करने के लिए अपील की है। और अन्य सीटों पर भी उनका कहना है कि वो प्यार से या कहें दुलार से केसीआर को मामू बोलते हैं। तो उन्होंने अपने भाषणों में हमेशा बार बार जिक्र किया कि मामू के पक्ष में वोट करना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी को। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इस बार जमाते इस्लामी ने यहाँ पर 67 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर उन्होंने घोषणा की है चिट्ठी लिखकर कि आप कांग्रेस को वोट कीजिए। तो 67 सीट पर 67 सीटों पर जमाते इस्लामी ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील कर दी है। ये एक बहुत दिलचस्प घटना है जिस पर सबकी नजर है कि कैसे इस अपील के ऊपर मुस्लिम वोटर मतदान करते नजर आएंगे। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, आगे भी मैं आपसे बात करूंगी। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहां पर हैं तेलंगाना को लेकर, लेकिन तेलंगाना के मुस्लिम फैक्टर की तो देखिए हमने बात कर ली, लेकिन अब तेलंगाना का धार्मिक समीकरण पूरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि तेलंगाना में धार्मिक समीकरण है क्या। आबादी और प्रतिशत दोनों आपको बताएंगे। देखिए हिंदू धर्म की आबादी है 2.98 करोड़, प्रतिशत है 85.03%। इसके अलावा मुस्लिम आबादी 45 लाख 12.75%, ईसाई धर्म 4.45 लाख और 1.27% है। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो 32,553 इनकी आबादी है और इसका जो प्रतिशत है वो 0.09% है। इसके साथ ही सिख आबादी कितनी है, 30,340 की संख्या यहां पर है और इसका देखिए वहां पर जो परसेंटेज है वो 0.09%। जैन धर्म की बात अगर करें तो जैन धर्म यहां पर 26,690 इनकी आबादी है और 0.08% कुल आबादी का जो है वो यहां है। तो ये पूरा जो तेलंगाना का धार्मिक
एक समीकरण है और जाहिर है कि हर किसी को साधने की अपनी अपनी तैयारी भी यहां पर की गई है। सिर्फ मुस्लिम धर्म को नहीं, यहां पर जितनी आबादी है सभी को साधने की कोशिश की गई है। अब तो कल मतदान है आशीष, वादे इरादे सब हो गए। ये बताइए कि जनता का मूड क्या समझ आ रहा है चुनाव से ठीक एक दिन पहले? जी शिरीन, अगर हम जनता के मूड की बात करें तो जनता जाहिर तौर पे इस बार ज़्यादा टाइट लिप्ड या ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं नज़र आती। माहौल ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में हवा है, लेकिन ज़मीन पर वोटर जो है बीआरएस के ऊपर भी भरोसा दिखाते नज़र आते हैं। बीजेपी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कम से कम 37 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतरी हुई है। 119 टोटल असेंबली सीट्स हैं, 60 जो है मैजिक फिगर है और उसमें 30 के करीब से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी दमखम के साथ उतरी हुई है। और माना जा रहा है कि इन 30 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार या तो नंबर 2 या फिर कहीं ना कहीं कम से कम आधी सीटों पे हो सकता है नंबर 1 भी हो जाए। अगर चुनाव जो है एक पक्षीय नहीं होता है, जो कांग्रेस का दावा है कि उसके पक्ष में एक लहर है, एंटी इनकम्बेंसी है और इस लहर के ऊपर वो आकर चुनाव जीतेगी, जनता उस पर भरोसा दिखाएगी, तो इस पूरे चुनाव में बीजेपी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बनकर उभर सकती है। वहीं बीआरएस को अपनी गवर्नेंस के, अपने मुख्यमंत्री के चेहरे पे, केसीआर के चेहरे के ऊपर भरोसा है। उनका मानना है कि हमने काम किया है, हम काम करते आए हैं और जनता हमारे काम के ऊपर हमको वोट देगी। तो जाहिर तौर पर बीआरएस और कांग्रेस पे कड़ी टक्कर, लेकिन नजरें बराबर बीजेपी पर ही बनी हुई हैं। बिल्कुल, और इसीलिए मामला जो पूरा तेलंगाना में इस वक्त त्रिकोणीय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। काम पर या नाम पर, किस पर जनता भरोसा करती है, मूड बन चुका है जनता का। और कल पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान करने का दिन है। बॉलीवुड के दबंग को एक बार फिर धमकी मिली है। दबंग खान यानी सलमान खान को जान से मारने की, माफ कीजिएगा, धमकी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली है और फेसबुक पर यह धमकी भरा पोस्ट किया गया। तो सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी और लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसमें सामने आ रहा है कि उनके नाम से, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई। फेसबुक पर यह पोस्ट किया गया है, धमकी भरा पोस्ट, जिसके जरिए सलमान खान को जान से मारने की धमकी इस पोस्ट में की गई है। तो सलमान खान, जिन्हें पहले भी धमकी मिल चुकी है, लेकिन एक बार फिर से फेसबुक पोस्ट के जरिए, अब उस फेसबुक पोस्ट में है क्या, सलमान को किस तरीके से धमकी दी गई है, आपको बताते हैं। यह धमकी भरा पोस्ट गिप्पी ग्रेवाल के नाम से यह पोस्ट है। तुम सलमान खान को भाई मानते हो, अब वक्त आ गया तुम्हारा भाई आए तुम्हें बचाने। यह मैसेज सलमान खान के लिए भी है। इस भ्रम में मत रहना कि दाऊद तुम्हें बचाएगा। आगे इस पोस्ट में है कि कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता, अब तू हमारे रडार पर है। इसे एक ट्रेलर मानो, पूरी फिल्म जल्द रिलीज होगी। तो सीधे सीधे देखिए, आप समझ सकते हैं इस पोस्ट के जरिए कि सलमान खान को यह कहा जा रहा है कि अब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। और पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के नाम से ये पोस्ट, जिसमें ये धमकी किस तरह से दी जा रही है, इसे आप समझिए। लेकिन इस पर अब क्या जानकारी और हमारे पास है, पुलिस ने इसमें क्या एक्शन लिया है, सीधे रुक करते हैं। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, क्या डिटेल्स इस पर? और शिरीन, देखिए, सलमान खान को ये जो नए धमकी का मामला है, ये प्रत्यक्ष तौर पर धमकी नहीं है। ये एक धमकी के पोस्ट में सलमान खान के नाम का जिक्र है। वाकया क्या है, इसे सबसे पहले दर्शकों को समझना जरूरी है। 3 दिन पहले कनाडा में एक फायरिंग हुई। सिंगर है, एक्टर है गिप्पी ग्रेवाल, उनके घर पर फायरिंग हुई। जैसे ही फायरिंग हुई उसके बाद एक फेसबुक पोस्ट आया, उसमें लॉरेंस बिश्नोई के नाम का फेसबुक पोस्ट है। उसने ये दावा किया कि गिप्पी ग्रेवाल के घर पर जो फायरिंग हुई है वो हमने की है और ये तो ट्रेलर है, अभी पूरी मूवी रिलीज होगी। और उसमें धमकी भरे लहजे में ये लिखा है कि तेरा भाई सलमान खान भी तुझे नहीं बचा पाएगा, दाऊद इब्राहिम भी तुझे नहीं बचा पाएगा, देश बदल सकता है लेकिन मौत को वीजा की जरूरत नहीं होती है। तो ये धमकी गिप्पी ग्रेवाल को है, लेकिन इस पोस्ट में सलमान खान के नाम का जिक्र है और इसीलिए मुंबई पुलिस एक्शन में है। मुंबई पुलिस एक्शन में इसलिए है कि सलमान खान की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इस पोस्ट को गंभीरता से लिया गया है, मुंबई पुलिस ने संज्ञान में लिया है। ये पता लगा रही है कि आखिरकार इस पोस्ट का सोर्स कहां से है, किसने इसको पोस्ट किया है। अगर लॉरेंस बिश्नोई ने पोस्ट किया है, वो तो जेल में है, तो उसके नाम से ये पोस्ट और धमकी कौन दे रहा है। दूसरी बात, मुंबई पुलिस ने सलमान के सुरक्षा की समीक्षा की है, यानी कि फिर से रिव्यू किया है। दरअसल सलमान कहीं जाते हैं, उनकी शूट क्या होती है, भारत के बाहर जाते हैं, अपने फार्म हाउस पे जाते हैं, तो
मूवमेंट क्या होती है उसके अनुसार उनके सिक्योरिटी को ब्रीफ किया जाता है कि क्या ध्यान देना है, क्या नहीं देना है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोग उनके घर के बाहर उनसे मिलने, उनको देखने, उनका घर देखने आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं घर के बाहर। तो कोई अनजान व्यक्ति जो बैग लेकर आया हो या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे या कोई गुलदस्ता वगैरह भेजे, तो इन सब पर सुरक्षा कर्मियों की नजर होती है। यही सुरक्षा की समीक्षा की गई है। और जैसा शिरीन मैं आपको बता रहा था, आपने भी बताया कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। पिछले 2-3 सालों में सलमान खान को इस प्रकार से धमकी के अलग अलग माध्यम से धमकी मिलती रही है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं, ये सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार सलमान खान को धमकी मिली है। सलमान खान को धमकी पहले भी मिल चुकी है। सलमान को धमकी के बाद अलर्ट किस तरह से अब मुंबई पुलिस हो गई है। मुंबई पुलिस ने सुरक्षा का जायजा लिया। जैसा मृत्युंजय भी बता रहे थे कि अब सलमान खान की सुरक्षा की समीक्षा की गई है। सलमान को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिली है। तो सलमान खान की सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मामला है। धमकी जिस तरह से एक बार फिर उनको मिली है, हालांकि इनडायरेक्ट उनको धमकाया गया है एक पोस्ट के जरिए, एक फेसबुक पोस्ट के जरिए। उसके बाद अब मुंबई पुलिस अलर्ट है, चौकन्ना हो गई है। सुरक्षा का जायजा लिया गया है और सुरक्षा की समीक्षा भी की गई है। इस पर हम बात करेंगे मृत्युंजय से, लेकिन उससे पहले सलमान को धमकी कई बार मिल चुकी है। कब कब धमकी मिली है सलमान खान को, आपको बताते हैं। देखिए, 26 अप्रैल 2023 लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप धमकाने का धमकी भरी एक पोस्ट जो है वो की गई थी। 10 अप्रैल 2023 अज्ञात ने फोन पर धमकी दी थी। कोई अननोन जिसने फोन पर धमकाया था। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में यह फोन किया गया था और सलमान खान को धमकाया गया था। 18 मार्च 2022 की तारीख जब सलमान के मैनेजर प्रशांत को एक ईमेल आया था, सलमान को जान से मारने की उस ईमेल में धमकी दी गई थी। 2020 का मामला, सलमान को जान से मारने की धमकी मिली थी। तो कई बार ऐसे वाक्य हो चुके हैं, कई बार ऐसे धमकाया जा चुका है। सलमान खान को हमेशा इस तरह के जो थ्रेट कॉल्स हैं या ईमेल है वो भेजे गए हैं, किए जाते रहे हैं। मृत्युंजय का रुख एक बार फिर से करते हुए, मृत्युंजय अब ये बताइएगा कि मुंबई पुलिस ने कितनी गंभीरता से इस धमकी को लिया है, क्या क्या किया गया है, मुंबई पुलिस की तरफ से एक्शन क्या लिया जा रहा है? देखिए शिरीन, जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं, चाहे वो धमकी देने का मामला ईमेल के माध्यम से हो या फिर एक लिखित चिट्ठी छोड़कर जाने का मामला हो, फोन पर धमकी दी गई हो या किसी अन्य संदर्भ में सलमान खान के नाम का जिक्र हो, मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया है। बांद्रा पुलिस थाने में कई एफआईआर भी दर्ज हुए हैं। क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जांच करती है और दूसरी तरफ सुरक्षा को समय समय पर रिव्यू करती रहती है। सलमान खान को वाई सिक्योरिटी पहले से दी गई है। वाई सिक्योरिटी का मतलब है कि 8 से 10 पुलिस अधिकारी या सुरक्षा कर्मी उनके साथ मौजूद रहते हैं, जिसमें 2 PSO यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी उनको दिए जाते हैं। तो मुंबई पुलिस ने सुरक्षा की समीक्षा की है, लेकिन आपको बता दें कि चौंकाने वाली या चिंता की बात तो यह है कि धमकी देता कौन है? लॉरेंस बिश्नोई देता है। लॉरेंस बिश्नोई तो लंबे समय से जेल में बंद है, तो उसके नाम से कौन धमकी दे रहा है? यहां पर मुंबई पुलिस की चिंता बढ़ती है, क्योंकि धमकी देने वाले अक्सर विदेश से, कनाडा से होते हैं या फॉरेन से धमकी दी जाती है, या फिर जो मेल किए जाते हैं वो किसी अन्य VPN का इस्तेमाल कर कहीं और देश से मेल किए जाते हैं। तो इसलिए पुलिस को ये केसेस सॉल्व करने में दिक्कतें आती हैं। और धमकी देने वाले लोग मुंबई के नहीं है, या हम कह सकते हैं कि भारत में भी वो लोग नहीं है, जो है वो जेल में बंद है। तो ये चिंता की बात हमेशा बनी रहती है कि आखिरकार ये धमकी लगातार मिलती रही है, तो इस पर कानूनी अमलीजामा कैसे पहनाया जाए। ठीक है, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। बड़ी खबर बता दें, दिल्ली के मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। नरेश कुमार भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हुए हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से कार्यकाल बढ़ाने की बात कही गई थी और सुप्रीम कोर्ट से भी अब इसे हरी झंडी मिल चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ने हालांकि इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन यहां अब मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ेगा दिल्ली में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मंजूरी मिल गई है इस फैसले को लेकर। मुख्य सचिव नरेश कुमार, जिनका कार्यकाल बढ़ाने को लेकर ये तनातनी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में दिखाई दी थी। नरेश कुमार भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हुए हैं और इसी को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखाते हुए मंजूरी दे दी है मुख्य सचिव नरेश कुमार के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर।